हेलो स्टूडेंट। आज हम बेसिक मैथ्स का फोर्थ चैप्टर देखेंगे। इसमें ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे। फंक्शन समझेंगे हम, और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सॉल्व करना देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना देखेंगे हम इसमें, और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल भी सॉल्व करना समझेंगे हम। कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी देखेंगे, ग्राफ और उसका स्लोप वगैरह समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राफ रीड कैसे करते हैं, स्लोप का मीनिंग क्या है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इनवर्स प्रोपोर्शन भी समझेंगे हम। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं फंक्शन। फंक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो हम समझ सकते हैं कि फंक्शन एक मशीन है जिसमें कोई एक नंबर इनपुट जाएगा तो कुछ हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक देखना, ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू दिया गया है डिवाइडेड बाई फोर। ठीक है ना, कुछ ऐसा कुछ लिखा गया है। फंक्शन को हम यूं रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एक्स से, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दिया गया है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम एक्स की जगह पर एक्स पुट करेंगे तो ये आउटपुट मिलेगा। अगर हम एक्स की जगह पर टू पुट करेंगे तो ध्यान से देखना क्या आउटपुट मिलेगा। तो जहाँ पर एक्स है वहीं पर टू रख देना है बस हमें। टू प्लस टू डिवाइडेड बाई फोर कितना मिल जाएगा, ये वन। अच्छा, मान लो इसी में फंक्शन ये दिया गया और हमसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वन। एफ ऑफ वन का मतलब हुआ कि जहाँ पर एक्स है वहाँ पर वन पुट कर दो बस। तो वन प्लस टू डिवाइडेड बाई फोर, तो ये कितना मिल जाएगा हमें, थ्री डिवाइडेड बाई फोर। ठीक है ना। जैसे अगर हमसे पूछा गया फंक्शन इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वन बाई टू, तो हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ पर एक्स है वहीं पर वन बाई टू पुट कर देना है बस। तो वन बाई टू प्लस टू डिवाइडेड बाई फोर, तो इसको सिंप्लीफाई अगर करें हम तो मिल जाएगा हमें, ऊपर दिख रहा है ये फाइव बाई टू डिवाइडेड बाई फोर, और इसका सिंप्लीफिकेशन हम बता चुके हैं आपको पहले ही। ठीक है ना। फोर बाई वन लिखते हैं और फिर इसके बाद जो है फाइव बाई फोर इंटू टू मिल जाएगा हमें एट। ये मिल जाएगा हमें आंसर। समझ रहे हैं। जैसे इसी फंक्शन में ये हमें फंक्शन दिया गया और हमसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ माइनस टू। एफ ऑफ माइनस टू कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, बस x की जगह पर माइनस टू पुट कर देंगे बस। जो हमारे पास फंक्शन है उसी फंक्शन में x की जगह पर हम माइनस टू पुट कर देंगे बस। तो आ जाएगा कितना, माइनस टू प्लस टू डिवाइडेड बाई फोर, तो कितना मिल जाएंगे, ज़ीरो। क्योंकि माइनस टू प्लस टू मिल के ज़ीरो बना देंगे, ज़ीरो डिवाइडेड बाई फोर ज़ीरो ही बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हमसे बोला जाए, मान लो एफ ऑफ स्टार, फंक्शन यही है, और हमसे बोला जाए एफ ऑफ स्टार कितना है, तो हम बोलेंगे स्टार प्लस टू डिवाइडेड बाई फोर। हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं बट यही बताया जाएगा आंसर। ठीक है ना। एफ ऑफ कुछ भी बोला जाए, हमसे बोला जाए एफ ऑफ अल्फा कितना होगा बता दो, एफ ऑफ अल्फा, तो बस एक्स की जगह पर अल्फा पुट कर देना है और कुछ नहीं करना है। और जब नंबर्स बोले जाएंगे तो वो पुट कर देना है हमें। ठीक है। तो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन ऐसे निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान से देखना। जैसे अगर हमसे बोला जाए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन दिया गया हमें, और हमसे पूछा गया एफ ऑफ वन कितना होगा। आप कैलकुलेट करो फास्ट पहले, एफ ऑफ वन कितना होगा अगर हमसे पूछा जाए इसमें। तो एफ ऑफ वन की वैल्यू कितना मिल जाएगा यहाँ पर, फोर इंटू वन स्क्वायर प्लस टू इंटू वन प्लस वन, कितना मिल गया हमें, फोर प्लस टू प्लस वन मिल जाएगा हमें सिक्स प्लस वन सेवन। एफ ऑफ माइनस टू पूछा गया कि एफ ऑफ माइनस टू कितना होगा बता दो, तो एफ ऑफ माइनस टू कितना हो जाएंगे देखो, तो यहाँ लिख रहे हैं फोर इंटू माइनस टू, बस जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हमें माइनस टू पुट करना है, बस जहाँ पर एक्स है वहाँ पर माइनस टू पुट करना है। टू ब्रैकेट में माइनस टू प्लस वन। ठीक है। तो ये कितना मिल जाएंगे, फोर फोर सिक्सटीन माइनस फोर प्लस वन, तो हो जाएगा ट्वेल्व
प्लस 1 13, मिल जाएगा आंसर। एफ ऑफ 1/2 जैसे पूछा गया कि फंक्शन ये दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1/2, फास्ट कैलकुलेट करो, पॉज करके देखो, हम लिख रहे हैं आंसर। तो 1/2, 4 ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर प्लस 2, 1/2 प्लस 1, तो ये कितना मिल जाएगा हमें, 4 4 1 बना देगा ये, प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा ये 3। समझ रहे हैं? तो जब ये फंक्शन है तो 1/2 पर ये फंक्शन कितना दे रहा है, 3 वैल्यू दे रहा है। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। जैसे मान लो बोला गया है कि ये हाइट का फंक्शन है, ठीक है ना, हाइट फंक्शन ऑफ टाइम, हाइट फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया हमें, और ये दिया तो नहीं है लेकिन मान के चल रहा है मीटर में दिया गया है ये, ठीक है ना, एच मीटर में है, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, और t सेकंड में है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमें बताना है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर हाइट बताना है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर हाइट बताना है। तो हम बोलेंगे h एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बहुत आसान है ये तो, फास्ट बताओ, क्वेश्चन मत लिखो, केवल सॉल्व करके रफ में कहीं देखो कितना आ रहा है ये, एफ ऑफ एच ऑफ 2, ठीक है ना, हाइट का ये फंक्शन है, एच ऑफ 2 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू टी की जगह पर बस अब 2 पुट करना है बस, प्लस 1, तो कितना मिल जाएगा 5 मीटर। ठीक है, जैसे अगर हमसे बोला जाए 3 सेकेंड पर, तो हम बोलेंगे 3 सेकेंड पर निकालना है, हम बोलेंगे एच ऑफ टी की जगह पर 3 पुट कर देंगे बस हम, तो टी की जगह पर 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 1, कितना मिल जाएगा हमें, 7 मीटर। एच ऑफ 5 अगर देखा जाए, एच ऑफ 5 कितना होगा, तो हम बोलेंगे एच ऑफ 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 प्लस 1 11 मीटर। ठीक है, यूं कैलकुलेट कर लेंगे हम, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन रहेंगे बस। ठीक है ना, मतलब यहाँ यूज करेंगे, जैसे वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है, स्पीड फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है, ठीक है ना, और टाइम पुट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ क्वांटिटीज फंक्शन ऑफ टाइम रहेंगे तो टाइम पुट करेंगे, वो क्वांटिटी की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, इसको बोलते हैं जैसे हम कि ये है फंक्शन ऑफ हाइट, ठीक है ना, टाइम फंक्शन ऑफ हाइट है ये देखो यहाँ पर दिया गया वेलोसिटी का फंक्शन, दिख रहा है, ये वेलोसिटी का फंक्शन दिया गया है, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है हमें। ठीक है, और वेलोसिटी हमें बताना है कि 2 सेकंड पर कितना होगा, 4 सेकंड पर कितना होगा, और 10 सेकंड पर कितना होगा। ठीक है, इसको ध्यान से सॉल्व करो पॉज करके। तो यहाँ पर अब हम सॉल्व कर रहे हैं, वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो ये मिल जाएंगे हमें 4 3 12 प्लस 4 16, ये अभी लिखेंगे आगे मीटर पर सेकंड में होगा। ठीक है ना, ये अभी हम लिख लिया, हमें पता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे मीटर पर सेकंड कैसे आ रहा है ये। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड कितना होगा, देखो वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड अगर हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे बस 4, टाइम की जगह पर 4 पुट कर देंगे बस, तो आ जाएगा कितना 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4, तो आ गया 16 इंटू 3 48, और ये प्लस 8 मिल जाएगा हमें कितना 6 और 5, ठीक है 56 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये स्पीड या वेलोसिटी है इसलिए मीटर पर सेकंड में है। आगे हम देखेंगे इसको यूनिट कैसे लिख रहे हैं हम। अच्छा वेलोसिटी है टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, हमें देखना है कितना है टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना है, बस 10 उसी में पुट करेंगे हमको मिल जाएगा आंसर। तो 10 वहाँ पर पुट करेंगे तो कितना मिल रहा है देखो 3 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 2t है इज इक्वल टू 100 इंटू 3 300 320 मीटर पर सेकेंड। कर लेंगे ऐसे,
फंक्शन में कुछ नहीं है, बस हमें वो इक्वेशन की वैल्यू निकालना आना चाहिए, उसी को हम बोल रहे हैं फंक्शन। वैसे एक्चुअल फंक्शन हम 11th वगैरह में पढ़ेंगे मैथ्स में, ठीक है, उतना हमें नहीं जानना है, हमें फिजिक्स के काम का चाहिए बस, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। जैसे ये कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। तो वन वेरिएबल जब रहेगा तो एक अननोन रहेंगे, कोई एक्स क्वांटिटी अननोन रहेगी, हो सकता है जेड क्वांटिटी अननोन हो सकता है, टाइम अननोन हो सकता है, वेलोसिटी अननोन हो, ठीक है ना। कोई एक क्वांटिटी अननोन रहेगी, बाकी सब जो है नोन रहेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला काम है आइसोलेट द अननोन वन साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर अननोन वेरिएबल कौन कौन से हैं, ये एक्स वाले टर्म जो है अननोन है, तो एक्स को जो है हम एक साइड लेकर चलते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं एक्स को। तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18, एक्स इज इक्वल टू कितना मिल गया, 18, मिल गया आंसर। जैसे दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें नोन को जो है हम एक साइड लेकर चलते हैं, अननोन को एक साइड। तो नोन को जनरली लेफ्ट साइड लिखा करो तो ज़्यादा सही रहेगा, लेफ्ट साइड लिखेंगे तो अच्छा रहेगा अपने लिए, ठीक है। तो 4z माइनस 2z इज इक्वल टू 6 माइनस 3, ठीक है। और यहाँ पर मिल जाएगा 2z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, मिल गया हमें आंसर, ये z है। कर लेंगे से, जो अननोन वेरिएबल रहेंगे उसको लेफ्ट साइड लेकर चलना है, बाकी नॉन वेरिएबल मतलब नॉन नंबर्स जो हैं उसको राइट साइड लिखना है, ठीक है ना। बस सिंप्लीफाई कर देना, आ जाएगा आंसर। जैसे ये देखना, इनमें जो है कैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो हमको सबसे आसान लग रहा है कि ये 5 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें एक्स में, तो बन जाएगा 5x, और इधर जो है 4 को x में मल्टीप्लाई कर दें और 10 में मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट ओपन करके, तो इधर मिल जाएगा 4x प्लस 40। तो यहाँ से मिल गया हमें x इज इक्वल टू 40, समझ रहे हैं। और भी तरीके हैं, हो सकता है हम इस अप्रोच को ना स्टार्ट किए होते, हमने लिखा होता है x इज इक्वल टू 4x/5 प्लस 4 × 10/5, हो सकता है ये पहले लिखा होता हमने, ठीक है ना। और इसके बाद जो है ये वेरिएबल वाले को जो है लेफ्ट साइड ले जाते, तो वेरिएबल वाले को लेफ्ट साइड ले जाते तो यहाँ से हमको मिल जाता कितना, x माइनस 4x/5 इज इक्वल टू, मिल जाता है यहाँ में, ये इसको कट कर दे रहे हैं, 5 2 8 मिल जाएंगे यहाँ पर हमें। और इनको और सिंप्लीफाई करें तो x माइनस 4x/5 कितना लिख सकते हैं हम, x/5, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, x कॉमन लें, 1 माइनस 4/5 है, 1 माइनस 4/5 को लिख सकते हैं हम 1/5 इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू मिल गया हमें कितना, 40, मिल जाएगा हमें 40। तो किसी भी तरीके से हम अप्रोच ले सकते हैं, ये हमें ज़्यादा सिंपल लगा और आसानी से आंसर आ गया इससे, ठीक है ना। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ट्राई करना कि सिंपल वे में जाएं हम, ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो और कम से कम स्टेप्स में हमारा आंसर मिल जाए। जैसे यहाँ पर है, ये हमें बताना है m की वैल्यू, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हम इसको लेफ्ट साइड ही ले जाएं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड ही ले जाएं, यहाँ राइट साइड भी ले जा सकते हैं हम, ठीक है ना। हमें ज़्यादा आसान लग रहा है कि इसको राइट साइड ले आएंगे तो इधर 2m बन जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड राइट साइड किधर भी ले जा सकते हैं, आपके ऊपर है। चलिए हम अभी लेफ्ट साइड ही ले चलते हैं इसको पहले। तो 3m माइनस 5m इज इक्वल टू -8/5, तो यहाँ पर बन जाएगा कितना, -2m, 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2, -2 इज इक्वल टू -8/5, माइनस माइनस गेट कैंसिल, m की वैल्यू ये 2 इधर ले चलते हैं, 2 कट करते हैं, तो 2 कट करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 4, और माइनस माइनस गेट प्लस, m इज इक्वल टू कितना आ गया, 4/5, क्लियर। चलिए अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सॉल्व करो, ये टफ है, आप सॉल्व करो। चलिए पॉज करके आप देखना, अब हम सॉल्व कर रहे हैं।
x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/4। और इधर से x कॉमन लिया हमने, तो बचेगा क्या हमारे पास, 1/2 माइनस 1/3। 1/2 और 1/3 का एलसीएम लेंगे अगर हम, तो 6 दिख रहा है। और ये सिंप्लीफिकेशन वहाँ पर बता चुके हैं हम आपको, फ्रैक्शन, ये हाँ फ्रैक्शन कैलकुलेशन में। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू, इधर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 20। एलसीएम क्या है, यहाँ प्रोडक्ट ही ले रहे हैं, और तो एलसीएम कुछ दिख नहीं रहा। 4 प्लस 5, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गया हमें कितना, x/6 इज इक्वल टू, उधर मिल रहा है 9/20। यहाँ से लिख सकते हैं हम नेक्स्ट स्टेप, x इज इक्वल टू 9 इंटू 6, या 6 को कट कर देते हैं थोड़ा सा, इसे 2 से कट कर देते हैं, तो यहाँ मिल जाएगा 3 और यहाँ मिल जाएगा 10। और x की वैल्यू मिल गया 9 इंटू 3 27 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है ना, 27/10 मिल जाएगा मेरा आंसर। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। इनको अगर देखें हम, इन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं, आप देखते चलना। हम डिवाइड भी कर सकते हैं इन दोनों में, मतलब x/5 माइनस 3/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये करना हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। हमें आसान लगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, 5 का इधर 3 का इधर, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देते हैं और 5 का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देते हैं, तो ये ज़्यादा आसान लग रहा है। तो 5x-5, आप डायरेक्ट स्टेप ये स्किप कर सकते हैं, ये वाला स्टेप जो अभी हम लिख रहे हैं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। और कोशिश करें कि आप डायरेक्ट लिखें, ये जो नेक्स्ट स्टेप लिख रहे हैं ये डायरेक्ट की 5 मल्टीप्लाई बाई, तो 5x-25 इज इक्वल टू 3x-9, ठीक है। और इधर लेकर आएंगे हम, तो मिल जाएगा हमें 2x इज इक्वल टू, इधर मिल जाएगा हमें 25-9, और 25-9 को देखेंगे तो 16, 2x, x इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें 8, x इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा हमें, समझ रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन जो है आप ट्राई करो, ठीक है, पॉज करके। चलिए अब हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान लग रहा है हमें, लेकिन पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो 3 है इसको ध्यान से देखें, तो यहाँ पर अगर हम 3 यहाँ लेकर चले आए, ठीक है ना, इसको लिख लेते हैं 6x+1 + 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x-3 डिवाइडेड बाई 6। इसमें कोई डाउट नहीं होगा हमें, ठीक है। और या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तब भी आ जाता आंसर आसानी से। चलिए दूसरा स्टेप से भी कर लेंगे हम। अब ये 6, ये 3 इसको कट कर रहे हैं, यहाँ पर बन गया 2, 2 इधर ले आएंगे तो आ जाएगा 12x प्लस 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू x-3। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें ये 11x इज इक्वल टू -8 - 3, इधर 11, x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा -1। अच्छा हो सकता है हम इस स्टेप से ना गए होते, सॉरी इस स्टेप से ना गए होते हम, ठीक है ना। हम एक दूसरे स्टेप से चल रहे हैं, ध्यान से देखना कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये देखना। हो सकता है हमने ऐसे लिखा होता कि 6 का मल्टीप्लिकेशन जो है, ठीक है ना, ये 6 का मल्टीप्लिकेशन इधर कर लें हम, लेफ्ट साइड दोनों में 6 का मल्टीप्लिकेशन अगर कर दें हम, तो इधर मिलेगा 6x+1 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 इज इक्वल टू x-3, ठीक है ना। दोनों क्वांटिटी में ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने 6 से। अच्छा अब इधर जो है 3 से इसको कट करेंगे अगर हम, तो ये मिल जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 12x+2 प्लस 6 इज इक्वल टू -3, ठीक है। एक मिनट, एक x मिसिंग हो गया यहाँ,
एक्स माइनस थ्री। अब एक्स को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11x इज इक्वल टू 2 और 6 मिल के बना देंगे 8, और 8 जाएगा राइट हैंड साइड, -8 -8 -3 मिल के बना देंगे -11, और -11/11 कितना आ जाएगा -1। तो कोई भी अप्रोच ले सकते हैं, बस जो जल्दी क्लिक कर जाए हमारे दिमाग में एग्जाम में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये दिया गया है 1/x + 1/2 इज इक्वल टू 1/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर x की वैल्यू बताना है, तो हम लिख रहे हैं, ये आप सॉल्व करोगे क्या? पहले आप सॉल्व करो फास्ट, या पॉज करो, पॉज करके इसको सॉल्व करो, हम सॉल्व कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 1/5 - 1/2। इनको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू 10 एलसीएम लिया, यहाँ पर मिल गया हमें 2 - 5, ठीक है। और यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/x इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 10। x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू मिल गया कितना, -10/3। रेसिप्रोकल ले लेंगे उसी का, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये रहा वन वेरिएबल, जब रहेंगे तो ऐसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है ना। मतलब एक ही अननोन रहेगा, लीनियर इक्वेशन है, एक अननोन है, और सॉल्व कर देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जैसे कहीं लिखा गया है ax² + bx + c, इस फॉर्म में जैसे इक्वेशन लिखी गई, जैसे ये इक्वेशन है 3x² - 5x + 2। तो a कोई नंबर है पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ भी नंबर हो सकता है, b भी कोई नंबर है पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, c कोई नंबर है पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखना a जो है नॉन जीरो नंबर है, ये ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक तभी रहेगा जब a नॉन जीरो रहेगा। तो वहाँ पर सॉल्यूशन के लिए तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है याद होगा आपको, इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो रूट का ये फॉर्मूला याद है, इसमें दो रूट मिलता है, एक प्लस लिखते हैं -b प्लस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a देता है जब यहाँ प्लस लिखते हैं, और एक जब यहाँ माइनस लिखते हैं तो -b -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये x1 है, ये x2 है, तो दो रूट रहते हैं, ठीक है ना। x1 x2 ये मिल जाते हैं, एक बार प्लस रखने पर आंसर आता है, एक बार माइनस रखने पर आंसर आता है। तो ये मेथड टफ क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन हम इसी फॉर्मूले से कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिंपल मेथड से करेंगे। तो इसमें ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू -b, b क्या है, -5 है, b की वैल्यू कितना है -5, तो यहाँ क्या रखेंगे हम, -5, समझ रहे हैं ना, -b रखा हमने, प्लस माइनस √b², तो b² की वैल्यू कितना हो जाएगा 25, ठीक है। -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा प्लस में, और -4ac, 4ac डिवाइडेड बाई 2a, 2a की वैल्यू कितनी है 3। तो ये x1 2 दोनों मिल रहा है इससे, -5 करेंगे, -5 + 5 प्लस माइनस √25 माइनस, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 12, ठीक है ना, नहीं 3 × 4 12 × 2, ठीक है, 24 डिवाइडेड बाई 6। तो ये मिल जाएंगे हमें 5 प्लस माइनस √1 कितना दे देगा हमें 1 डिवाइडेड बाई 6। तो एक आंसर मिल जाएगा हमें x1, अगर हम देखें प्लस अगर रखें हम x1 के लिए हम प्लस रख रहे हैं, प्लस रखेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 5 + 1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1। और माइनस अगर हम रखेंगे तो माइनस में मिल जाएगा हमें x2 इज इक्वल टू x - 1 डिवाइडेड बाई 6
इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी, एक्स की वैल्यू जो है ये 5 माइनस एक्स ही है, 5 माइनस एक्स मिल जाएगा हमें 4, 4 डिवाइडेड बाई 6, 4 डिवाइडेड बाई 6 को लिख सकते हैं हम 2 डिवाइडेड बाई 3, ये मिल जाएगा। अच्छा, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो रहेंगे जिसमें फ्रैक्शन में आंसर आएंगे, सोल्यूशन फ्रैक्शन में रहेगा, उसके लिए तो ये मेथड बेस्ट है, ठीक है ना। स्प्लिटिंग से ये वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते थे हम, बहुत टफ जाता, ठीक है, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा हम लोगों से। अच्छा, अगर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन स्प्लिटिंग से बहुत आसानी से हो जाते हैं, उसमें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है हमें। जैसे ये क्वेश्चन देखना नेक्स्ट, ठीक है, इसको हम स्प्लिटिंग से करेंगे, ठीक है ना, विदाउट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिखा गया है टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0, टी की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस टी को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे ताकि सम जो है, उनके जो नंबर्स का सम है वो 1 आए, ठीक है ना, मल्टीप्लायर जो रहेंगे उनका सम 1 आए और प्रोडक्ट जो है -6 आ जाए, ठीक है ना। तो दो नंबर हमें गेस करना है जिनका सम 1 आ जाए +1 और प्रोडक्ट -6 आ जाए, दो नंबर ऐसे गेस करना है। तो हम गेस कर रहे हैं +3 -2, +3 -2 का सम कितना है 1 और प्रोडक्ट कितना है -6। अगर नहीं गेस कर पा रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट मेथड है क्वाड्रेटिक्स इक्वेशन, ठीक है ना, उसी से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उसी से सॉल्व करें हम, ठीक है। अगर आप गेस कर ले रहे हैं तो बेस्ट है। वैसे क्वेश्चन आपने किए होंगे, ये शायद 9th वगैरह में रहता है, तो हो जाएगा ये। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हमने कॉमन लिया तो मिल रहा है हमें कॉमन t प्लस 3 और -2 कॉमन ले रहे हैं दूसरे वाले में से, तो आ जाएगा t प्लस 3। अब हम t प्लस 3 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना, t प्लस 3 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखना ध्यान से, पहले वाले में t बच जाएगा, दूसरे वाले में -2 बच जाएगा, ठीक है। तो t की एक वैल्यू मिल जाएगी 3 -3, क्योंकि ये 0 कब होंगे, तो ये टर्म 0 करेंगे जब हम t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, और t -2 इज इक्वल टू 0, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी +2। तो दो वैल्यूज मिल रही हैं हमें टी की, सेकंड, तो ये टाइम है, सेकंड में आंसर आएगा। अब ध्यान सुनना, मान लो कहीं हम फिजिक्स में इनका एप्लीकेशन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, और टाइम की दो वैल्यू आई -3 सेकंड और 2 सेकंड, तो नेगेटिव टाइम को हम कंसीडर नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना, नेगेटिव टाइम को वहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, केवल पॉजिटिव टाइम वाला ही आंसर बताएंगे हम, ठीक है, ठीक है। फिजिक्स में नेगेटिव टाइम का कोई मीनिंग नहीं रहेगा अगर क्वेश्चन में है तो, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 के बाद वाला टाइम ही बताना होगा हमें। तो वहाँ के लिए आंसर क्या रहेगा, बेस्ट ये रहेगा, और मैथ्स के हिसाब से तो दोनों आंसर करेक्ट हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। जैसे ये है, इसको आप सॉल्व करो स्प्लिट करके, कि -5 एक नंबर है, इसको दो पार्ट में तोड़ना है -5 को, सम -5 आ जाए लेकिन प्रोडक्ट +4 आ जाए, सम -5 आए प्रोडक्ट +4, गेस करो क्या होगा, सम -5 और प्रोडक्ट जो है +4, दो नंबर ऐसे तोड़ने इसको। पॉज करके आप सॉल्व करो, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं अब, आप पॉज कर लो। तो टी स्क्वायर -4t और -t में तोड़ा हमने, -1 में तोड़ दिया हमने, -4 -t में, +4 इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1, ये 4 हो जाएगा +4, और सम कितना हो जाएगा -5 सम हो जाएगा। इसमें से कॉमन ले रहे हैं पहले वाले टर्म से t -4, और दूसरे वाले में से हम कॉमन ले रहे हैं -1, ठीक है ना। तो आ जाएगा t प्लस t-4, हमें t-4 बनाना था, क्योंकि यहाँ पर t-4 बन गया, तो यहाँ पर t-4 बनाना है,
तो उसके लिए हमें -1 कॉमन लेना पड़ा। अब हम t-4 कॉमन ले रहे हैं, तो t-4 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, पहले में t, दूसरे में -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताओ इसमें आंसर क्या आ रहा है, t1 कितना आ रहा है और t2 कितना आ रहा है, दो वैल्यू आ रही हैं। तो जब हम इनको ज़ीरो करेंगे, t-4 को ज़ीरो करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 +4 सेकेंड। और दूसरा जो है t-1 को ज़ीरो करेंगे तो कितनी आ जाएगी, +1। तो यहाँ दो टाइम है, दोनों रियल टाइम मतलब पॉजिटिव टाइम है, दोनों आंसर करेक्ट है, फिजिक्स में भी मैथ्स में भी। ठीक है ना। चलिए, कुछ कुछ क्वेश्चन में हमें देखने को मिलेगा जिसमें दो टाइम मिलेंगे। ठीक है, जैसे कहीं एक क्वेश्चन रहता है अभी तो समझ में नहीं आएगा आपको, जब फिजिक्स पढ़ेंगे देखेंगे। एक पत्थर जैसे थ्रो किया हमने, हमसे पूछा जाए मान लो कि किसी सर्टेन हाइट पर ये कितने टाइम पर रहेंगे, तो यहाँ पर एक टाइम आएगा t1 और यहाँ पर एक टाइम आएगा t2, दो टाइम मिलते हैं वहाँ। ठीक है ना, तो सेम हाइट पर दो बार आता है, तो इसलिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को तो वहाँ पर दो टाइम मिलेंगे, एक 1 सेकेंड t1 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1 सेकेंड, और ये मिल जाएगा दूसरा वाला 4 सेकेंड मिल जाएंगे। चलिए उसको वहाँ देखा जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन को -2 को हमें दो पार्ट में तोड़ना है जिससे सम -2 आ जाए लेकिन प्रोडक्ट जो है 3 आ जाए, प्रोडक्ट जो है +3 आ जाए। ठीक है, तो इसको तोड़ पाना अपने लिए पॉसिबल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, ये एक टफ क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा। तो इनको हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू -b, पहले तो आप लिख लो पॉज करके, फिर हम लिखते हैं। चलिए अब हम लिख रहे हैं, तो -b प्लस माइनस √b² -4a, की वैल्यू यहाँ 1 है क्योंकि यहाँ x² का मल्टीप्लायर 1 है, मल्टीप्लाई बाई 4ac डिवाइडेड बाई 2a, की वैल्यू 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, +2 प्लस माइनस √4 - 12 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर मिल गया हमें 2 प्लस माइनस माइनस ये मिल जाएंगे हमें 8 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू दिस। ये नॉन रियल है, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर ये नॉन रियल नंबर मिल रहा है हमें। ठीक है ना, नॉन रियल नंबर है ये, तो फिजिक्स में ऐसे सोल्यूशन नहीं आएंगे। ठीक है ना, ये एक रैंडम क्वेश्चन लिया हमने, इसमें मिल गया, फिजिक्स में जनरली नहीं आते हैं। अगर फिजिक्स में ऐसा आ रहा है तो बोलेंगे नो सोल्यूशन। ठीक है ना, रियल सोल्यूशन नहीं है वो। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर में 12th वगैरह 11th में देखेंगे आप। ठीक है ना, ये सब भी सॉल्व होंगे, अभी के लिए हम बोल रहे हैं कि ये रियल नंबर नहीं है इनका सोल्यूशन। ठीक है ना, इमेजिनरी सोल्यूशन मिलेगा इसमें। ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है ना, 9th लेवल का ये नहीं है, छोड़ सकते हैं हम ये। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। एक लीनियर इक्वेशन है, जैसे x और y के फंक्शन में टू वेरिएबल उसमें हैं और दोनों लीनियर में है, मतलब स्क्वायर वगैरह नहीं लगा है कहीं x और y में। दो इक्वेशन है और दो अननोन हमारे पास हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जैसे देखो ध्यान से, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशन हमारे पास हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी एक क्वांटिटी को, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर x बहुत सिंपल दिख रहा है, x में कुछ मल्टीप्लाई वगैरह नहीं है, बहुत ही सिंपल दिख रहा है। तो x की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखना, x की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, 10 - 2i। देखना ध्यान से, 10 - 2i, फर्स्ट इक्वेशन से 10 - 2i लिख सकते हैं क्या x। तो x इज इक्वल टू 10 - 2i, पहली इक्वेशन से लिखा। अब इस x की वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो 2x की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं, इन द प्लेस ऑफ x 10 - 2i प्लस 6y इज इक्वल टू 26। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो y मिल जाएगा हमें, ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में आ गया। अब
तो यहाँ देख रहे हैं हम 20 माइनस 4y प्लस 6y इज इक्वल टू 26। यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। मिल गया हमें y इज इक्वल टू 3। अब y इज इक्वल टू 3 मिल गया तो किसी एक इक्वेशन पर y इज इक्वल टू 3 पुट कर दो, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी दोनों, और आंसर मिल जाएगा हमें। x की वैल्यू कितनी है, तो हम पहले वाले पर ही पुट कर दे रहे हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो पहले वाले पर हम y इज इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन में y इज इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं तो आ जाएगा x प्लस 2, y की जगह पर क्या है 3 इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 माइनस 6। तो यहाँ पर हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते थे, जरूरी नहीं कि फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ से भी यही आंसर मिलेगा। ठीक है, ये मिल गया x इज इक्वल टू 4। समझ रहे हैं? तो कैसे भी करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे हम, ठीक है ना, और दूसरे से और उस वेरिएबल को निकाल लेंगे, फिर जो है उसी की मदद से हम दूसरा वेरिएबल भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। जैसे ये है, इनमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देखना। तो यहां पर x डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम, तो इसमें हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक मेथड पहला जो अभी देखा हमने, फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 5 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। इसको हम इस x को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। हम ध्यान देखना, इसी को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। 3x की जगह पर यही लिख देंगे प्लस 5y इज इक्वल टू 10। तो x की जगह पर क्या लिखना है 5 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक है ना, लेकिन ये थोड़ा लेंदी है। अभी एक और सिंपल मेथड देखेंगे हम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को हम दूसरी साइड लेकर चल रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई 5 15 माइनस 9y प्लस 10y आ जाएगा। ये जब ये 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 नीचे लेकर हम दूसरे साइड लेकर जाना है हमें, तो 20 और यहाँ पर आ गया y, ठीक है ना, 15 प्लस इज इक्वल टू 20। तो y की वैल्यू कितना मिल गया हमें 5। एक तरीका ये था, और जैसे ही y मिल गया अब x निकालना है, तो हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। हम इस y को हम किसी एक इक्वेशन में पुट करें, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं 2x प्लस 3y की वैल्यू 5 है इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर मिल गया हमें 15 को उधर ले जाएंगे तो मिल जाएगा माइनस 15 प्लस 5, माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10, 2x, x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें -5। ठीक है, एक तरीका ये था। एक और तरीका है, ध्यान से देखना, कहीं कहीं वो आसानी से आंसर दे देते हैं हमें। देखना ध्यान से, हम जो है इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि एक जो ये x का फैक्टर मल्टीप्लायर है वो सेम हो जाए। मतलब यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन में ही। पहली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरी इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन में, तो x दोनों में 6x हो जाएगा। देखो दोनों में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6x, और दूसरे में भी 6x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और फिर हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ रहे हैं ना, पहले हमने क्या किया, x का जो कोफिशिएंट है वो सेम किया बाय मल्टीप्लाइंग सम नंबर इन फर्स्ट इक्वेशन सम नंबर इन सेकंड इक्वेशन। तो ये कैसे डिसाइड किया हमने कि ये 2 और 3 होगा, तो हमने क्या किया, इसका जो भी नंबर था वो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और इनका जो भी नंबर था वो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, कोफिशिएंट सेम बना लिए, x का कोफिशिएंट सेम बन गया। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये दिमाग में करना है। समझ रहे हैं ना, दिमाग आपका बहुत तेज है, इसको हमें दिमाग में करना है। ठीक है, तो 6x और 6x दोनों में है तो x वाले टर्म आएंगे नहीं, गायब। अब आएगा y वाला टर्म, तो पहले में y का टर्म हम लिख रहे हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, डायरेक्ट लिखना है हमें। तो x वाला टर्म गायब हो गए और नेक्स्ट टर्म है y,
वाई यहाँ पर कितना है, 9y है, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो चुका है। तो 9y, और इधर क्या है 10, -10y। -10 क्यों, क्योंकि इक्वेशन सेकंड को माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन प्लस में लिखेंगे माइनस सेकंड इक्वेशन। और फिर से इक्वल टू के दूसरे साइड क्या लिखेंगे हम, तो इक्वल टू को दूसरे साइड लिखेंगे 15 -20, दिखा। तो यहाँ आ जाएगा -y इज इक्वल टू -5, तो y इज इक्वल टू 5। ये आसानी से हमें आंसर दे दिया, ठीक है ना। अब हम 9th में आ गए हैं तो यही यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा रहेगा अपने लिए, टाइम बचेगा इससे, क्योंकि फिजिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन इसके नहीं रहेंगे, कुछ दूसरे क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो हम कोशिश करें कि इसी मेथड का यूज करें। नहीं समझ में आएगा तो हम बेसिक पर चले जाएंगे। बेसिक यही कहता है कि एक से एक्स निकालो, दूसरे में पुट करो, सॉल्व फॉर अदर वेरिएबल वाई, वी विल गेट द आंसर, ठीक है। चलिए, अब y मिल जाएगा तो फिर किसी एक में पुट कर देना इक्वेशन में, हमें मिल जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, नंबर लाइन। नंबर लाइन के बारे में हम पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना, छोटी क्लासेस में, 8th वगैरह में ये आइडिया दिया जाता है हमें, 8th क्या 7th वगैरह में भी दिया जाता है। मान लो ये x एक्सिस है बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये ओरिजिन है इस लाइन का, समझ लो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मिड पॉइंट बोल दिया चलिए हमने, मिड पॉइंट है। एक यूनिट अगर हम राइट साइड जाएंगे तो उसको बोल रहे हैं प्लस, फिर से एक यूनिट राइट साइड जाएंगे हम बोलेंगे 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे चलते जाएंगे राइट साइड जब चल रहे हैं। और नेगेटिव में जब जाएंगे, जीरो से हम नेगेटिव में जब जाएंगे 1 यूनिट, तो हम बोल दिए उसको -1, -2, -3, -4, ऐसे ही असाइन कर दिए, ठीक है ना। तो मान लो कोई यहाँ पर पार्टिकल ए है, हमसे पूछा गया ए की लोकेशन क्या है, ए की लोकेशन क्या है, तो हम बोलेंगे ए की लोकेशन क्या है, ए की लोकेशन है x इज इक्वल टू +5। ए की लोकेशन क्या है, ए इज इक्वल टू ए ऑफ x ऑफ ए, ऐसे लिखेंगे हम, x ऑफ ए इज +5। मान लो यहां पर कोई पॉइंट है, इसको बोला हमने c, तो हमसे पूछा गया x ऑफ c कितना है, तो क्या बताओगे x ऑफ c कितना है, ठीक है ना। हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स का एप्लीकेशन फिजिक्स में जो करना है हमें, समझ रहे हैं ना, पूरा मैथ्स हमें नहीं पढ़ना है, हम केवल मैथ्स को एज अ टूल यूज करेंगे बस, ठीक है। तो C का पोजीशन क्या है, तो हम बोलेंगे -6 मीटर या -6 यूनिट, जो भी होगा, ठीक है। अच्छा, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है B, तो हमसे पूछा जाए पोजीशन ऑफ B क्या है, तो हम बोलेंगे B की पोजीशन क्या है, -3, समझ रहे हैं ना। तो हमें पोजीशन पता लग गया कि ये पोजीशन है। अच्छा, अगर हमसे पूछें कि ओरिजिन और ए के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ओरिजिन और ए के बीच में डिस्टेंस कितनी है, कितनी डिस्टेंस बताएंगे हम, ध्यान से देखो, ओरिजिन और ए के बीच में डिस्टेंस कितनी कितनी बताएंगे हम, तो हम बताएंगे कितना, 5 मीटर, 5 यूनिट या 5 मीटर, जो भी हम बोल सकें। अच्छा, अगर हम बात करें ओरिजिन और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बी और ओरिजिन के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो हम बोलेंगे 3। सी और ओरिजिन के बीच में डिस्टेंस कितनी है, हम बोलेंगे 6। अब ध्यान सुनना, अगर हमसे बोला गया कि बी और ए के बीच में डिस्टेंस कितनी है, बी और ए के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो क्या बताएंगे हम, बी से लेकर ए तक की डिस्टेंस कितनी है, क्या बताएंगे हम, तो 3 और यहाँ का 3 और फिर से मिल जाएगा हमें 5, कितना बता देंगे हम, 8, समझ रहे हैं ना। अगर हमसे बोला जाए कि ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी इज इक्वल टू कितना है, तो हम बोलेंगे ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर या 8 यूनिट, जो भी यूनिट रहेगा, किलोमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, जो भी यूनिट रहेगा वही हम बोल देंगे। ये समझ गए इतना, ठीक है। अब क्वेश्चन देखना, पहला क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन फॉलोइंग। ए और बी के बीच में डिस्टेंस बताना है, फास्ट देखो, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं हम, देखने में आसानी होगी आपको। ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, कितना है, 10 मीटर, तो कितना हो गया, ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर, 10 यूनिट 10 मीटर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट,
ये देखना, यहां पर एक रॉड है, रेड कलर की है ये, यहां है, फिर ये बेंड होकर आ गए, तो हमें बताना है टोटल लेंथ। ठीक है ना, फाइंड लेंथ ऑफ फॉलोइंग रेड बेंड लाइन, लाइन रॉड कुछ भी हो सकता है। तो कितना होगा देखो, तो 1 से 2 का लेंथ, फिर 2 से 3 का लेंथ, तो 1 से 2 कितना हो जाएगा, तो 1 से 2 हो जाएगा 5 प्लस, ध्यान से कैलकुलेट करो पॉज करके, अब हम लिख रहे हैं 6 प्लस, फिर से यहाँ जब आएंगे तो ये फिर से 5 होगा, फिर से ये वाली लेंथ 3 हो जाएगा, तो टोटल लेंथ कितना मिल जाएगा हमें, टोटल लेंथ इज इक्वल टू 10 6 16 3 19 यूनिट। समझ रहे हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें फिजिक्स में, इसलिए हम देख रहे हैं इस ऐसे क्वेश्चन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह कैलकुलेशन में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, ये देखना है क्वेश्चन, इसमें जो है रॉड को थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बेंड कर दिया गया है। ठीक है ना, पहले जो है यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है और फिर यहाँ गए, फिर आए हैं, फिर इधर गए हैं, तो 3 बार बेंड हुआ है। एक तो ये है 1, फिर यहाँ तक आए हैं, फिर यहाँ तक। ठीक है ना, कुछ ऐसे है, तो इनका जो है लेंथ बताना अब हमें। आप देखो ध्यान से कितना होगा लेंथ, तो पहले -4 से 0 तक का लेंथ, -4 से 0 तक का, और फिर से 0 से 6 तक का, तो 4 प्लस 6, और फिर से 6 से इधर आए हैं हम 0 पर, +6, फिर से 0 से -1 पर गए तो +1, और फिर से -1 से 0 +1, और फिर से 0 से 4 +4। तो इसको आप ध्यान से कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, मिल जाएगा हमें कितना मीटर, यूनिट बोलेंगे हम, 10 6 16 प्लस 1 17 18 18 प्लस 2 4 22 यूनिट, सॉरी, ये मिल जाएगा हमें। ठीक है, कर लेंगे ऐसे। अब हम आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ग्रिड या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर अभी तक हमने देखा था नंबर लाइन। ठीक है ना, नंबर लाइन में उसी को, नंबर लाइन को हम बोल सकते हैं एक्सिस। ठीक है ना, मान लो एक एक्सिस है हॉरिजेंटल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है ना, मतलब समझ लो दो नंबर लाइन है, दो परपेंडिकुलर नंबर लाइन है, ऐसा समझ लो। एक को बोल रहे हैं हम एक्स एक्सिस, एक को बोलेंगे हम वाई एक्सिस। ठीक है, इनको बोला हमने एक्स एक्सिस, और इन्हें जो वर्टिकल लाइन है इसको बोला हमने वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जैसे ही चलेंगे 1 0 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे, और माइनस में -1 -2 -3 -4। और वाई एक्सिस में अगर हम देखेंगे तो +1 +2 +3 +4, और नीचे जो है -1 -2 -3 चलेंगे। तो एक्सिस से हमको समझ में आ रहा है ये 4 एरिया समझ में आ रहा है, ये एक एरिया है, एक एरिया ये है, एक ये है, और एक ये है। 4 एरिया दिख रहा है हमें, तो इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट हो गई ये। ठीक है ना, अच्छा, जैसे यहाँ पर अगर हम हैं, मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पर है, तो इसका एक्स जो एक्सिस है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है अगर हम बात करें तो 3 है, और वाई कितना है, यहाँ पर देखना वाई कितना है, तो वाई 0 है। वाई मेजर करता है हाइट। ठीक है ना, वाई मेजर करता है, समझ लो हाइट अभी यहाँ के लिए, तो यहाँ पर हाइट कितनी है, 0। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पर अगर हम हैं, ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान से देखना, एक्स डायरेक्शन में कितने पर हैं हम, एक्स डायरेक्शन में कितने पर हैं,
तो ओरिजिन से राइट साइड कितने पर हैं, तो 3 पर है राइट साइड, 3 राइट साइड चले गए। और ऊपर कितने हैं, तो ऊपर हम हैं 3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,3। पहले हम x को लिखते हैं उसके बाद y को लिखते हैं, पहले हम x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, तो यहाँ पर 3,3 हो गया। मान लो ऐसे ही यहाँ पर कोई पॉइंट है, ध्यान से देखना, यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को लिखना है, तो ध्यान से देखो x कितना रहेगा इसका, इनका x कितना रहेगा, तो ये रहेगा x कितना है -4, और y हाइट कितनी है इसकी, कितने हाइट पर है ये, तो आ गई ये +3 पर। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पर, इसका जो है कोऑर्डिनेट लिखना है, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जो हम लिख रहे हैं 3,3 -4 +3, ये कोऑर्डिनेट है इसका, ये कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो इनका कोऑर्डिनेट क्या है, तो x पर कहाँ पर हैं इसमें हम, तो -1 पर हैं देखो, ठीक है ना, -1 पीछे हैं हम, ओरिजिन से -1 लेफ्ट पर हैं, ठीक है ना, -1 यूनिट, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1, y कोऑर्डिनेट कितना है, नीचे है, ओरिजिन से कितना नीचे हैं हम, तो अभी -4 पर हैं, ठीक है ना, ये -1 -2 -3 -4 -5, तो -4 पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1 -4। ठीक है, आप गेस करो ध्यान से, इनका कोऑर्डिनेट गेस करो आप, ठीक है ना, ये पॉइंट ए है, लेट्स इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट गेस करो आप, कितना है ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें लग रहा है आपने लिख लिया होगा, कितना है 4, -3, समझ रहे हैं। तो पहले लिखते हैं हम x और दूसरे पे लिखते हैं y, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पर यही सब लिखा है हमने कि 4 क्वाड्रेंट रहेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव x रहता है, पॉजिटिव y रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव x y जो है पॉजिटिव रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें दोनों नेगेटिव रहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव रहते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना x क्या है यहाँ पर पॉजिटिव और y क्या रहेगा यहाँ नेगेटिव, ठीक है ना, x क्या रहेगा पॉजिटिव, y क्या रहेगा नेगेटिव, तो ये हम समझ गए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखना ध्यान से, हमसे पूछा गया फाइंड लेंथ ऑफ पिंक लाइन ए टू बी टू सी, ठीक है ना, ए टू बी टू सी, इसका लेंथ बताना है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट कर देते हैं। ठीक, अब बताइए ए से बी की लेंथ कितनी है और बी से सी की लेंथ कितना है, टोटल पिंक का लेंथ बताना है, हमें पिंक लाइन का लेंथ बताना है। तो पहले ए टू बी, ए से लेकर बी तक की लेंथ कितनी है, देखो ए से लेकर बी तक की लेंथ कितनी है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, एक्स डिस्टेंस, एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस है, फिर से एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा कितना, ये वाला डिस्टेंस हो गया 3, ये वाला डिस्टेंस हो गया 4। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो है डिस्टेंस हम देख रहे हैं अभी, तो 3 + 4। अब हम बी टू सी देख रहे हैं, तो पहला ये देखा, ये हाइट कितनी है, देखो बी की हाइट कितनी है, तो बी का वाई कोऑर्डिनेट है 4, तो बी की हाइट हो जाएगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 4 + 4, और ऐड कर दिया इसमें हमने। अब जो है नीचे चले गए, ये कितना नीचे गए हैं ये 2 यूनिट, तो +2, तो ये लेंथ कितना हो गया 7 + 6 13, समझ गए। तो ऐसे कहीं लेंथ अगर हमें बताना है तो फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी हमें, तो वहां पर आप लेंथ बता लेंगे, अब इनको लग रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जैसे यहां पर बोला गया है ए टू बी टू सी टू डी की लेंथ बताना है हमें, आप जो है ध्यान से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्राई कीजिए। ए से लेकर बी तक का लेंथ देखो, बी से लेकर सी तक का लेंथ देखो, सी से डी का लेंथ देखो। ठीक है, ट्राई करो, पॉज करके ट्राई कीजिए आप।
अब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वाली लेंथ कितनी है देखना ध्यान से, 4 है। और नेक्स्ट ये वाली लेंथ कितनी है, ये 2 रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 यूनिट आगे हैं। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, बी पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, ठीक है ना, तो 2 आगे थे ये, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब जो है ये वाली लेंथ कितनी है देखना ध्यान से, ये वाली लेंथ तो 3 है, +3 लिख लिया हमने। नेक्स्ट ये वाली लेंथ फिर से 3 है। C2D देखो, C2D कितना है, ध्यान से C2D देखिए, तो C2D 2 यूनिट दिख रहा है, 2 से हम पहुंचे हैं 4 पर, ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट 2 से लेकर हम पहुंचे हैं 4 पर, ठीक है, 2 से लेकर 4 पर पहुंचे हैं, कितना हो जाएगा ये 2। तो टोटल सम करते हैं, 6 + 3 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 मिल गया हमें, ठीक है, 14 मीटर या जो भी यूनिट रहेगा वो यूनिट में लिख सकते हैं हम इजीली। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे थोड़ा ग्राफ। ग्राफ बेसिकली इजीएस्ट मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल है, ठीक है ना, सबसे इजी मेथड है। ग्राफ से हम दो वेरिएबल के बीच में इजीली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या हो रहा है, हम समझ सकते हैं। जैसे हमने देखा होगा ग्राफ मैच वगैरह में, क्रिकेट मैच में देखा होगा, जैसे ये मान लो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक कोई मैच था, उसका ये स्कोर है, ये ओवर है, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये फर्स्ट ओवर है, सेकंड ओवर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये ओवर्स हैं और ओवर में कितना कितना रन बनाया गया है ये बताया गया है, ठीक है ना। हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, इसमें 8 रन लगभग करके बने हैं, यहाँ 11 बने हैं, यहाँ पर 1 रन बना हुआ है, यहाँ पर 3 या 4 रन बने हुए हैं, यहाँ पर 14 वगैरह रन बने हुए हैं, कुछ कुछ रन बने हुए हैं, ठीक है। ये इंडिया का स्कोर है और इधर पाकिस्तान का स्कोर है। पाकिस्तान ने फर्स्ट ओवर में कितने रन बनाए, लगभग 8 9 बनाए हैं, सेकेंड ओवर में कुछ 5 बनाए इन्होंने, 3 थर्ड ओवर में कुछ बनाए हैं, ऐसे रन बनाए हैं इन्होंने। तो यहाँ पर एक ग्राफ ये देखा होगा आपने टीवी में, ठीक है ना, जब भी आप मैच वगैरह देखते हैं तो देखा होगा आपने, ये ब्लू वाला इंडिया का है और ये ग्रीन वाला जो है पाकिस्तान का है, ठीक है ना। इधर है रन वर्सेस ओवर, ठीक है ना, रन वर्सेस ओवर का ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ रीड करना तो आता होगा आपको, ठीक है। बेसिकली जितने भी ओवर होते जाते हैं उसमें रन ऐड करते जाते हैं, वो ऐड करते जाते हैं, ठीक है ना। तो इस ग्राफ से हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर 6 ओवर में कितना रन था। तो रन ये वाई कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 30 या 40 वगैरह कुछ रन होंगे, इससे पता चल जाएगा हमें। हमसे पूछा गया 9th ओवर में कितना रन है इंडिया का, तो हम बोलेंगे 9th ओवर में ये रहा, इसको वाई कोऑर्डिनेट देख लेंगे इसका। बेसिकली यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्स कोऑर्डिनेट में ओवर दिए गए हैं और वाई कोऑर्डिनेट में रन दिए गए हैं, समझ रहे हैं ना, एक्स कोऑर्डिनेट में ओवर दिए गए हैं और वाई कोऑर्डिनेट में रन दिए गए हैं, ठीक है। और ये दोनों ग्राफ से इजीली हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर इंडिया बेटर कर रहा था इस पर्टिकुलर ओवर तक, फिर उसके बाद जो है, ठीक है ना, इंडिया ही वैसे बेटर कर रहा है, पाकिस्तान इसमें तो कहीं बेटर नहीं किया, इंडिया ही बेटर कर रहा है और इंडिया लास्ट में, ठीक है ना, जीत भी गया, ज़्यादा रन है इंडिया के पास, ठीक है। तो ये ग्राफ देखकर हमें ये समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर ओवर में इनका जो है रन कितना था, ठीक है ना। एक कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है हमें बता रहा है कि ओवर कितना है और वाई कोऑर्डिनेट हमें बता रहा है कि रन कितना है, ठीक है। ऐसे ही ग्राफ अगर हम देखें
मान लो ग्राफ ये कुछ एक है, देखना ध्यान से, एक ग्राफ ये भी है। दो टीम है, टीम ए है और एक टीम टीम 1 है, एक टीम 2 है। 20 ओवर का मैच हुआ, ठीक है। और टीम 1 ने पहले बैटिंग किया, ठीक है ना। टीम 1 ने फर्स्ट बैट टीम 1 ने किया और टीम 2 ने सेकंड बैटिंग किया। तो टीम 1 ने पहले 90 रन बनाए मान लो, ठीक है ना। यूनिफॉर्म रन बनाया इन्होंने, हर ओवर में इक्वल रन बनाए और कुछ रन बना दिया इन्होंने, 90 रन अप्रॉक्सीमेटली। 90 ना बोलकर इसको हम 100 बोल रहे हैं। मान लो 100 रन बनाए टीम 1 ने। अब टीम 2 खेलने आए बैटिंग पर, तो टीम 2 ने 15 ओवर में ही 100 रन बना दिए। टीम 2 ने 15 ओवर में ही ये बना दिए, जीत गए, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें बहुत तेजी से कौन खेला, दोनों टीमों में बहुत तेजी से कौन खेल रहा था, तो हमको समझ में आ रहा है टीम 2 जो है बहुत तेजी से आक्रामक खेल रहे थे। ये 15 ओवर में ही खत्म कर दिए मैच को पूरा। तो इसमें एक दोनों ने रन अप्रॉक्सीमेटली सेम बनाए, 100 ही बनाए हैं लगभग, ठीक है ना। एक ने 20 ओवर में 100 रन बनाया और एक ने 15 ओवर में ही 100 रन चेज कर दिया। तो यहां पर एक और क्वांटिटी मिल रही है हमें, हम उसको बोल रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ रन विथ रिस्पेक्ट टू ओवर। ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ रन विथ रिस्पेक्ट टू ओवर। रेट ऑफ चेंज ऑफ रन विथ रिस्पेक्ट टू ओवर एक नई क्वांटिटी हम बना रहे हैं। ध्यान सुनना कि कितना रन का चेंज कितने ओवर में हुआ, ठीक है ना। यहां पर हम बोल रहे हैं जब भी चेंज लिखते हैं हम डेल्टा से लिखते हैं। जैसे चेंज ऑफ एच है तो H2 माइनस H1 होगा, ठीक है ना। जब भी चेंज लिखना होता है हमें एच से डेल्टा से लिखते हैं किसी भी चीज का चेंज। जैसे मान लो चेंज ऑफ टाइम, T फॉर टाइम, चेंज ऑफ टाइम क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है ना। T इनिशियल, T फाइनल माइनस T इनिशियल। ऐसे यहां पर रन का चेंज आया तो चेंज इन रन डिवाइडेड बाई चेंज इन ओवर। चेंज इन रन डिवाइडेड बाई चेंज इन ओवर क्या देगा हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ रन विथ रिस्पेक्ट टू ओवर देगा हमें, ठीक है। तो किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ रन विथ रिस्पेक्ट टू ओवर ज्यादा है, बताओ। टीम 1 का ज्यादा है कि टीम 2 का ज्यादा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ रन विथ रिस्पेक्ट टू ओवर किसका ज्यादा है, टीम 2 का ज्यादा है। टीम 2 ने 100 रन चेंज किया, कितने में, 15 रन, 15 ओवर में चेंज हो गया। मतलब रन में कितना चेंज आया 100 का, ओवर में कितना चेंज आया, ओवर में 15 का चेंज आया, तो रन में कितना चेंज आया 100 का। टीम 2 अगर देखें, ये तो है टीम 2, सॉरी टीम 1 देखें अगर, तो उनका है 100 डिवाइडेड बाई 20, समझ रहे हैं ना। टीम 1 का है 100 डिवाइडेड बाई 20, तो टीम 1 ने अप्रॉक्सीमेटली 5 रन, या 5 रन ही, 5 रन पर ओवर बनाया। और टीम 2 ने कितना रन बनाया है, ध्यान देखना, 5 से डिवाइड करें अगर इसको तो 5 3 5 20 बाई 3, 6.67 लगभग करके 6 से 7 रन पर ओवर बनाया है टीम 2 ने। तो टीम 2 का रेट ऑफ चेंज ऑफ रन विथ रिस्पेक्ट टू ओवर बेटर है टीम 1 से। फिर से हम समझ रहे हैं, ध्यान सुनना, हम एक क्वांटिटी बना रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो यहां पर हमने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ रन विथ रिस्पेक्ट टू ओवर, ठीक है ना। तो चेंज इन रन कितना हुआ डिवाइडेड बाई चेंज इन ओवर कितना हुआ, उसको बोल रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ रन विथ रिस्पेक्ट टू ओवर। ऐसे भी बोल सकते हैं हम पर ओवर कितना रन बना, मतलब पर ओवर रन, रेट ऑफ चेंज ऑफ रन विथ रिस्पेक्ट टू ओवर, दोनों सेम क्वांटिटी है, समझ रहे हैं। पर ओवर कितना रन बना या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ रन विथ रिस्पेक्ट टू ओवर, दोनों सेम है। अच्छा, इन्हीं को हम बार बार इतना वर्ड नहीं लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ रन विथ रिस्पेक्ट टू ओवर, हम इतना नहीं लिखेंगे। अगर हमें ग्राफ पता है तो हम एक वर्ड बोलेंगे बस,
स्लोप, इसी को हम बोल रहे हैं स्लोप। जैसे अगर हम बोलेंगे स्लोप ऑफ रन वर्सेस ओवर, तो जैसे ही बोला हमने स्लोप, स्लोप का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। समझ रहे हैं ना? तो यहां पर अगर हम बोल देते कि स्लोप ऑफ टीम वन कितना है रन वर्सेस ओवर का, स्लोप ऑफ टीम वन कितना है, तो हम बोलेंगे 5। और स्लोप ऑफ टीम टू कितना है, तो हम बोलेंगे 20/3। तो स्लोप ऑफ टू इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ वन, स्लोप ऑफ टू इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ वन। समझ रहे हैं ना? चलिए हम इसको वर्ड्स में लिखते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। और इतना हम समझ गए हैं कि टीम टू बेटर है। अच्छा, हम यहाँ स्लोप समझ रहे हैं। स्लोप बेसिकली बोल रहे हैं या रेट ऑफ चेंज, दिस लेंथ डिवाइडेड बाई दिस लेंथ, 100 डिवाइडेड बाई 15, 100 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है ना? टीम टू के लिए लिखा था हमने स्लोप। तो वर्टिकल हाइट डिवाइडेड बाई हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ऐसा समझ लो। अच्छा, आप गेस करो, ये दो ग्राफ दिए गए अगर हमें, ये है ए, ये है बी, वाई वर्सेस एक्स ग्राफ है। ठीक है ना? तो बताओ लाइन ए का स्लोप ज़्यादा है कि लाइन टू का, लाइन बी का स्लोप ज़्यादा है? स्लोप किसका ज़्यादा है? स्लोप ए और स्लोप बी, किसका स्लोप ज़्यादा है? कौन तेजी से चेंज हो रहा है? रेट ऑफ चेंज किसका ज़्यादा है? बहुत तेजी से चेंज कौन हो रहे हैं? तो ए का रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है। ठीक है ना? ए बहुत तेज, स्लोप को बोलते हैं ढलान भी, समझ रहे हैं? हिंदी में बोलते हैं ढलान। तो ढलान किसका ज़्यादा है? तो ए का ढलान ज़्यादा है। ठीक है ना? तो स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। ये समझ में आ रहा है इस ग्राफ्स को देखकर हमें। ठीक है? अच्छा, अगर हम बात करें यहां पर, एक ही ग्राफ है, ये कुछ ऐसा ग्राफ है। ठीक है ना? वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ है, ये दिया गया है। तो पहले जो है ये रीजन 1 है और ये जो है रीजन 2 है। तो बताओ रीजन 1 में स्लोप ज्यादा है कि रीजन 2 में स्लोप ज्यादा है? किसमें स्लोप ज्यादा है, ये आप गेस करो। किसमें स्लोप ज्यादा है? रीजन 1 में स्लोप ज्यादा है कि रीजन 2 में स्लोप ज्यादा है? तो हमें दिख रहा है स्लोप ऑफ 1 इज लेस एंड स्लोप ऑफ रीजन 2 इज मोर। समझ रहे हैं? 1 का ढलान कम है, 1 में ढलान कम है, और 2 का ढलान क्या है, बहुत ज़्यादा है, दिख रहा है हमें। ठीक है ना? 2 का ढलान जो है बहुत ज़्यादा है, 1 का ढलान कम है, 2 का ढलान बहुत ज़्यादा है। ठीक है? अभी हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अभी हम विजुलाइज कर रहे हैं, केवल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसका स्लोप ज़्यादा है, किसका स्लोप कम है। ठीक है? अच्छा, तो स्लोप बेसिकली हमें आइडिया देता है कौन से फास्ट चेंज हो रहे हैं। ठीक है ना? स्लोप जिसका ज़्यादा होगा उसमें चेंज बहुत फास्ट हो रहा होगा। ठीक है ना? रेट ऑफ चेंज बहुत फास्ट होगा, वो क्वांटिटी बहुत तेज बढ़ रहे होंगे। ठीक है ना? जिसका स्लोप ज़्यादा होगा। ठीक है? या जिसका रेट ऑफ चेंज ज़्यादा होगा उनका स्लोप ज़्यादा होगा। ठीक है ना? दोनों सेम ही क्वांटिटी ही सेम है, रेट ऑफ चेंज का मतलब है स्लोप। ठीक है? तो यहाँ लिख रहे हैं हम स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स आइडिया हाउ फास्ट और स्लो वन क्वांटिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है? और स्लोप को लिख रहे हैं स्लोप इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है? ये भी हम समझ रहे हैं। अच्छा, पॉजिटिव स्लोप का मतलब है, पॉजिटिव स्लोप जैसे ये दो ग्राफ दिए हैं, देखना ध्यान से, दोनों में स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है इसमें। कुछ स्लोप है बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहता है, ये स्लोप बना हुआ है कांस्टेंट। जब एंगल लेस देन 90 रहेगा तो स्लोप, ये ग्राफ बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पॉजिटिव है। और ठीक है ना, इंक्रीजिंग रहेगा फंक्शन। ठीक है ना? स्लोप पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीजिंग फंक्शन, या इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है स्लोप पॉजिटिव है, एंगल लेस देन 90 है। यहाँ पर देखना वही सेम चीज़ है, यहाँ पर भी y वैल्यू बढ़ रहा है, y का जो फंक्शन है वो बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, x जैसे जैसे बढ़ रहा है y बढ़ रहा है, x जैसे जैसे बढ़ रहा है y बढ़ रहा है।
और एंगल लेस देन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो लेस देन 90 है, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप है, कांस्टेंट है। ये देखना एक यहां पर जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई घट गया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई जो है नेगेटिव है। समझ रहे हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई नेगेटिव मतलब वाई नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। कोई क्वांटिटी वो घट रही है। जैसे मान लो किसी कंटेनर, किसी टंकी में पानी है और पानी जब यूज होगा टंकी की हाइट कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो इधर जो है दिया गया है टंकी की हाइट, हाइट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, समझ लो ये, ठीक है ना, हाइट वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो पानी जब यूज होगा तो हाइट घटेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट क्या है, नेगेटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव नहीं है। जब मोटर से पानी जा रहा था पानी टंकी में, ठीक है ना, जब टंकी भरी जा रही थी तब क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट क्या था, पॉजिटिव, हाइट बढ़ रही थी धीरे धीरे। लेकिन जब पानी यूज हो रहा है तो हाइट धीरे धीरे कम हो रही है, तो इसमें क्या है, रेट ऑफ चेंज क्या है, हाइट क्या है, नेगेटिव। हर एक सेकंड में कुछ कम हो जा रहा है, हर एक सेकंड टाइम में कुछ सेंटीमीटर कम हो जा रहा है वाटर का लेवल, ठीक है ना। तो इसमें रेट ऑफ चेंज क्या है, नेगेटिव। और जब भी रेट ऑफ चेंज नेगेटिव रहेगा, स्लोप नेगेटिव रहेगा, तब क्या होगा, एंगल ग्रेटर देन 90 रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहां पर क्या है, स्लोप नेगेटिव है तो एंगल ग्रेटर देन 90 है, समझ रहे हैं। अच्छा, अब हम न्यूमेरिकली स्लोप कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो कोई लाइन सेगमेंट है मान लो ये, ठीक है ना, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा x2 y2, एक लाइन सेगमेंट दिया गया है। इस लाइन सेगमेंट का हमें स्लोप बताना है, ठीक है। तो चेंज इन y डेल्टा, ध्यान रखना डेल्टा जब भी लिखा जाता है किसी क्वांटिटी में डेल्टा लिखा गया है, डेल्टा ऑफ f का मतलब है f2 माइनस f1। ये फाइनाइट चेंज बताता है, मतलब फाइनाइट का मतलब है जो हम समझ सकें, देख सकें, विजुलाइज कर सकें कि 1 था फिर 2 हो गया, 1 था फिर 3 हो गया, 1 था 5 हो गया, ठीक है ना। चेंज कुछ फाइनाइट नंबर है। एक चेंज होता है बहुत स्मॉल, जैसे मान लो 1 मीटर, और 1 मीटर में थोड़ा सा बड़ा, कितना बड़ा, 1.0000000 इन्फानाइट जीरोस फिर 1 लगा दो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इन्फानाइट स्मॉल चेंज, इन्फानाइटली स्मॉल चेंज, बहुत ही छोटा नंबर। उसको हम डी से लिखेंगे, आगे बताएंगे जब डिफरेंशिएशन देखेंगे। अभी हम समझ रहे हैं डेल्टा, डेल्टा का मतलब है फाइनाइट चेंज, ठीक है ना, थोड़ा बहुत दिखे हम जो विजुलाइज कर सकें, ठीक है। तो डेल्टा वाई यहाँ लिखा गया है। तो डेल्टा वाई का मतलब क्या है, डेल्टा वाई का मतलब है, सॉरी मिनट, डेल्टा वाई का मतलब है y2 माइनस y1, चेंज इन y कितना आया, ठीक है ना। 1 से 2 पर जा रहे हैं तो चेंज इन y कितना है, y2 माइनस y1, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, डेल्टा ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ध्यान रखना, x2 माइनस x1, ये है चेंज इन x। और हमें निकालना स्लोप, स्लोप का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, ठीक है ना। तो स्लोप लिख रहे हैं हम डेल्टा y बाई डेल्टा x, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। और हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में देखा था अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा था कोई ट्रायंगल बन रहा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हाइट परपेंडिकुलर बोलते थे और ये बेस बोलते थे हम। और परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता था, साइन कॉस टैन में क्या रहता था, टैन थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये है ट्रायंगल, ये रहा, ध्यान देखना, ये ट्रायंगल रहा। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है, डेल्टा वाई, बेस कौन है, डेल्टा एक्स। और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, टैन थीटा, मतलब ये अगर एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो टैन थीटा हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। स्लोप को हम टैन थीटा भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। स्लोप को हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बोल रहे हैं, और स्लोप को ही y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 बोल रहे हैं। स्लोप को ही हम टैन थीटा भी बोल रहे हैं, ठीक है। अगर 30 डिग्री स्लोप, ये 30 डिग्री एंगल है मान लो, तो स्लोप कितना होगा, टैन 30।
60 डिग्री एंगल है तो स्लोप कितना होगा, tan 60। ठीक है, अच्छा अभी हम न्यूमेरिक करेंगे तो समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत। जैसे ये पहला क्वेश्चन देखना, इसमें पूछा गया स्लोप कितना है बताओ। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है, हमें पता है। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा यहाँ पर कितना है 60, और tan 60 हमने बोला था टेबल याद रखना है आपको, ठीक है ना, उसको कहीं चिपका लो जहाँ पर आप पढ़ते हैं, स्टडी टेबल वगैरह होगा आपका, ठीक है ना, उसको रखो दिमाग में। tan 60 अब टेबल देखकर ध्यान से देखना √3 होता है, ठीक है ना, तो इसका स्लोप कितना है √3, या फिर 1.73 भी बोल सकते हैं हम इस लाइन का स्लोप, क्योंकि एंगल 60 है। इनका स्लोप कितना है देखो, इनका स्लोप कितना है, तो हम बोलेंगे tan 30। tan 30 इतना ही करेक्ट है, ठीक है ना, tan 30 भी करेक्ट है। इसको लिख सकते हैं हम 1/√3, क्योंकि हमें tan 30 की वैल्यू याद है, तो लिख लिया हमने 1/√3। अच्छा इसमें स्लोप कितना है देखो, तो हम बोलेंगे tan 45, ठीक है ना, tan 45 और tan 45 होता है 1, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 1, ठीक है। एक मिनट, इससे पहले हम इसको कर रहे हैं, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो tan 45 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इनका स्लोप देखो, तो इसका स्लोप एंगल पता नहीं हमें, तो हमें पता करना है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से। तो डेल्टा वाई मतलब ये लेंथ डिवाइडेड बाई ये लेंथ, ठीक है ना, तो ये लेंथ कितना है, वर्टिकल लेंथ कितना है, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है 2, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है 6, तो कितना हो जाएगा 6 - 2, 4 लिख सकते हैं, या फिर आप लिख लो y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। y2 कितना है 6, सॉरी 5 था y2, ठीक है ना, ये x कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। यहाँ पर y कितना है 5, तो 5 - 2, इसका y कितना है 2 डिवाइडेड बाई x 6 - 2, 6 - 0, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमें 3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1/3। इसका स्लोप कितना मिल गया हमें 1/2, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, इसको ध्यान से सॉल्व करो पॉज करके। लिख लिया होगा आपने, तो यहाँ लिख रहे हैं हम स्लोप इज इक्वल टू, ये है 2 पॉइंट, ये है 1 पॉइंट, तो y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, तो आ गया 4 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2/3। समझ गए। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन एक छोड़ दिया था हमने, वो ये क्वेश्चन देखना। तो ये .1 है और ये .2 है, तो लिख रहे हैं स्लोप इज इक्वल टू y2, ध्यान से देखना y2 कितना है 0, इसका y कितना है 2 का y कितना है 0, माइनस y1 कितना है 5 डिवाइडेड बाई x2 कितना है 3 डिवाइडेड बाई x1 कितना है 0, -5/3। नेगेटिव में है, देखो नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है ना। ये ढलान जो है
ये नेगेटिव में है, दिख रहा है हमें। अच्छा, इसको कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं, दिस लेंथ डिवाइडेड बाई दिस लेंथ मैग्नीट्यूड, 5 डिवाइडेड बाई 3, और माइनस लगा देते हैं हम। ऐसे भी लिख लेते हैं कहीं कहीं फिजिक्स में, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन करनी है, हमें पता है माइनस में आएगा ही आएगा क्योंकि एंगल ग्रेटर देन 90 है। तो माइनस पहले ही लगा दिया, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वाई और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एक्स लिख लिया, ठीक है ना। उससे भी कर सकते हैं, चलिए बाद में देखेंगे 11th वगैरह में, ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है हमें उसकी। इसको सॉल्व करो फास्ट। ये .1 है, पहले जो आएगा x उसी को 1 बोलेंगे, ध्यान रखना, जो पहले x रहेगा उसी को 1 बोलेंगे हम, और ये 2 है। सॉल्व करो इसको। x2 सॉरी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो ये कितना हो गया, -4 डिवाइडेड बाई 5, -4/5 आ जाएगा इसमें आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखना, यहां पर आपको गेस करना है स्लोप इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ये कर्व पाथ है, ठीक है ना। अभी तक स्ट्रेट लाइन देख रहे थे, स्ट्रेट लाइन पर क्या था, स्लोप कांस्टेंट था। तो यहां पर ध्यान से सुनना, ये एक लाइन है, इसका स्लोप ये है, और यहां पर जो ढलान है वो ढलान ये है। तो आपको गेस करना है स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, केवल इतना गेस करना है बस। स्लोप इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, गेस करो। पहले देखो ढलान कम है, इनका स्लोप कम होगा, और इनका ढलान ज़्यादा है, ठीक है ना। ग्राफ ज़्यादा स्टीप होते चले जा रहे हैं, स्टीप होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो स्लोप बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम इसमें आंसर देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई इंक्रीजिंग, ठीक है ना, इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोल सकते हैं हम, इंक्रीजिंग रहेगा यहाँ। जैसे ये ग्राफ देखना, इसमें स्लोप पहले क्या है, पहले स्लोप ये है, देखना देखना ध्यान से, इस पॉइंट पर स्लोप ये टेंजेंट उस पॉइंट पर ड्रॉ करें, अगर हम टेंजेंट कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करें, उस टेंजेंट का जो स्लोप रहेगा वही देखेंगे हम, उस टेंजेंट का जो ढलान रहेगा वही देखेंगे। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ध्यान से देखना, ये है स्लोप। तो स्लोप घट गया या बढ़ गया, जो ढलान है वो घट रही है कि बढ़ रही है, देखो ढलान घट रही है कि बढ़ रही है। तो यहाँ ढलान घट रही है, ठीक है ना। पहले जो है स्लोप काफ़ी हाई था, देखो पहले स्लोप हाई था, फिर उसके बाद स्लोप क्या हो गया, कम हो गया। वाइट का स्लोप ज़्यादा है और येलो का स्लोप क्या है, कम हो गया, ठीक है ना। पहले एंगल ये बहुत ज़्यादा थे, अब ये एंगल कम हो गए धीरे धीरे। बस गेस करना है अभी, उतना अभी टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे आप में, ठीक है। वो 11th वगैरह में देखेंगे हम, अभी तो सिंपल ही देखा जा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जहां पर भी हम बोलें कि एक क्वांटिटी डबल हुआ, ठीक है ना, एक कोई क्वांटिटी डबल हुआ, दूसरी भी क्वांटिटी डबल हो गई, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। एक क्वांटिटी डबल हुई, दूसरी क्वांटिटी डबल हो जाए, तो हम बोलेंगे वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर हम एग्जांपल दें, जैसे बारिश ज़्यादा हो रही है तो तालाब में पानी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। बारिश अगर डबल हो गई तो तालाब में जो पानी के बढ़ने का रेट है वो भी डबल हो जाएगा। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, एक तरह से समझ लो, ठीक है। या फिर ऐसा समझो कि बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, ठीक है ना। तो बारिश और फसल अच्छी होना, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। पैदावार ज़्यादा अच्छी होगी, बारिश अच्छी होगी, तो दोनों हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो क्वांटाइज नहीं कर पा रहे हैं हम अभी,
ठीक है ना। लेकिन हमको समझ में आ रहा है कि अगर बारिश बहुत अच्छी होगी तो फसल भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एक तरह से, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा जाएगा तो x मान लो डबल होगा तो y डबल होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। ठीक है ना, कुछ यूं बनता है। ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा, अल्फा जैसा समझ लो कुछ है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। ठीक है, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं हम, तब हम बोलते हैं y इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट आता है यहाँ पर k x। k कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, और ये मिल गया हमें y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। को हटाया हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो k मिल जाएगा y इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, और इनका जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई क्वांटिटी रहेंगी तो उनका स्लोप क्या रहे, ग्राफ क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, और एंगल जो रहेगा थीटा लेस देन 90 रहेगा, और टैन थीटा यहाँ पर कितना रहेगा, स्लोप कितना रहेगा, टैन थीटा, और टैन थीटा के ही रहेगा। ये थोड़ा याद रख लो, अभी तो बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा जब हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ लेंगे तब हम थोड़ा सा समझेंगे और इसको हो सकता है। एक टर्म यहाँ पर हम देख रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि कोई एक क्वांटिटी है, अगर वो डबल होगा तो दूसरी क्वांटिटी हाफ हो जाएंगे। ठीक है ना, एक क्वांटिटी डबल होगा, दूसरी क्वांटिटी हाफ हो जाएंगे। जैसे मान लो कोई रबर है। ठीक है ना, एक रबर है, थिक रबर है। उनको अगर हम उनका लेंथ हम डबल कर दें तो एरिया हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, या कोई मेटालिक वायर है, कोई थिक सिलेंडर है। ठीक है ना, और फैक्ट्री में उसको गर्म किया गया, बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया गया, रेड हॉट आयरन बना जब, तो उसका लेंथ हाफ कर दिया गया। जैसे लेंथ हाफ किया जाएगा एरिया डबल हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम वही रखना है हमें। ठीक है, तो हम बोलेंगे एरिया एंड लेंथ बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, कि लेंथ हाफ हुआ तो एरिया डबल हो गया। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इनको, मतलब एक क्वांटिटी हाफ हो तो दूसरी क्वांटिटी डबल हो जाए, उसको बोलते हैं हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को कैसे लिखते हैं हम, तो हम लिखते हैं y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये टू x, ये लिखेंगे, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x लिख सकते हैं। इसको रीड ऐसे करते हैं कि y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ x, या फिर रीड कर सकते हैं हम y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x। ये नहीं रीड करेंगे कि y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, ये गलत है। ठीक है, y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x रीड करेंगे, या फिर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x रीड करेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पर भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो k कोई कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इनका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है कि जैसे जैसे x बढ़ेगा y घटेगा। जैसे x की वैल्यू पहले कम थी, y ज़्यादा थे, फिर x बढ़ गया तो y कम हो गए। ठीक है ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली क्वांटिटीज़ का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, उतना काम का नहीं है, केवल हमें पता रखना है, बस थोड़ा सा आइडिया रखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक क्वांटिटी अगर डबल होते हैं तो दूसरे भी डबल होंगे, तो उसको बोलेंगे हम बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में एक क्वांटिटी अगर डबल होंगे तो दूसरी क्वांटिटी हाफ हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, चलिए ग्राफ में इतना ही है। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर टॉपिक में इतना ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये डिफरेंशिएशन वगैरह हो सकता है हम देखें। ठीक है।